देखिए, तो एग्जाम अब कल ही है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे। जब एग्जाम है तो पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो आपका एग्जाम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, आई थिंक ऐसा लग रहा होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तुमको तो भूत से भी डर नहीं लगता पिंकी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये वैल्यूज क्या, देखिए ये तो बीकॉम, बीए, बीएससी सबको पढ़ने हैं, संविधान से होकर गुजरना है, इसी को संविधान कहते हैं। और पहली बात बता दें कि आपको क्वेश्चन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे और कितने क्वेश्चन करने होंगे। 20 मिनट में आप उठ के चले आओगे, अगर आपको नहीं आएगा तो एक लिखोगे, नहीं तो आप आधा घंटा लिखोगे। एक क्वेश्चन लिखने में 15 मिनट का टाइम लगेगा, गारंटी है आप आधा घंटा से ज्यादा पेपर को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दो ही क्वेश्चन करने हैं, दो ही क्वेश्चन करने हैं। एक ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई एक, और ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई एक। कुल मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसमें लिखा रहेगा आंसर का जो लिमिट होगा, वर्ड लिमिट, वो 400 वर्ड का होता है। एक क्वेश्चन 25 नंबर का, एक क्वेश्चन 25 नंबर का, तो 25 इंटू 2 कितने मार्क्स हो गए। अब यह है कि गारंटीड आप जो पढ़े हो ना, जितना क्वेश्चन का सेट्स बन रहा है, मॉर्निंग सेट्स अलग है, आफ्टरनून सेट्स अलग है, इवनिंग सेट्स अलग है। आपके कॉलेज में अगर टाइमिंग इधर उधर है तो पेपर भी इधर उधर रहेगा। तो इसमें सजेशन बनाना, सजेशन देना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक या 2 बार, इसके पहले एक ही बार एग्जाम हुआ है, ये दूसरी बार एग्जाम है जिसमें आप लोग देने जा रहे हो। तो यहां पर सजेशंस देना या ना देना अलग मैटर है। आपको जो क्वेश्चन के जो ये पीडीएफ मिल रहा है ना, ये पीडीएफ जो दिया गया है, ईच ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अटेंड करना है 25 मार्क्स के ईच का। ये पीडीएफ का क्वेश्चन जस्ट एक बार रीड आउट कर जाइए। एक चीज होता है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में क्या वर्ड लिमिट है, ये सब का टेंशन आप मत करिए। क्या इसमें 300 वर्ड है, ऐसा भी सोचोगे। एग्जैक्टली आपको 300 या 400 वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। आपको जितना याद है आप कम से कम 1 पेज 1.5 पेज लिख कर चले आइए, पेज के हिसाब से, थोड़ा फाका फाका और बड़ा बड़ा लिखेगा। अगर इसमें आपको एग्जैक्टली ट्रिक चाहिए कि क्या सर हम तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो देखो 10% 5% स्टूडेंट का अलग कहानी होता है, जो मेरे कल होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं कि भाई हम तो लास्ट में ही पढ़ेंगे, ये सब चीजें लास्ट में ही पढ़ेंगे, ये एडिशनल टाइप का चीज है, लास्ट में ही पढ़ेंगे। इससे फर्क पड़ेगा क्या, अगर हम फेल हो जाते हैं तो सवाल आएगा दिमाग में, जी फर्क यही पड़ेगा कि आपको दोबारा देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। सेमेस्टर 2 में आप चले जाओगे लेकिन आपको दोबारा देना पड़ेगा, इसमें आपको करना ही पड़ेगा पास, ठीक है। तो कैसे पास करें, एक ही बार में पास कर जाते हैं। कुछ भी लिखिए बट कानूनी भाषा में लिखिए, ओन भाषा थोड़ा कम यूज करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि 3 या 4 क्वेश्चन आप याद करिए, कोई भी क्वेश्चन आप याद करिए, तो आप उसको स्कोप दे देते हो कि वो आपको मार्क्स देगा, भले उसका क्वेश्चन कोई है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, लेकिन आप अपने भाषा में उसको लिखने का कोशिश थोड़ा कम करिएगा। इसके लिए आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, सब लॉन्ग क्वेश्चंस है जो दिया गया है आपको पीडीएफ में। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैं बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का सेट्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो उस देश का संविधान बनाता है, उस देश का मतलब सर्वोपरि जो संस्था होता है वो बनाता है। सर्वोपरि इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग को सबको पता है संविधान सबसे ऊपर है। कोई राजनेता, कोई धार्मिक गुरु ये कोई भी किसी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। तो यहां पर संविधान जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग नहीं, ये बनाया हुआ है, हमें फॉलो करने होते हैं।
और संविधान बना हुआ है, उसके डॉक्ट्रिन क्या है, मतलब इसके रूल्स में मेन क्या है। देखिएगा, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रूशियल एज इट इंश्योर दैट एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सब कोई सरकार को लेकर, ये नहीं कि कोई सरकार में प्राइम मिनिस्टर है तो वो कानून से ऊपर हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो कानून से ऊपर हो गया, उसको इंक्लूड करके। एंड द लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं सबके ऊपर लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, मर्डर करने वाला चाहे एक आम आदमी हो या एक चीफ मिनिस्टर हो या एक होम मिनिस्टर हो, मर्डर मतलब एक क्रिमिनल एक्ट है, सजा सबको मिलेगा, किसी भी तरह का क्राइम्स का इक्वल है। In simple terms, the rules of law means that there is a sets of rules and regulation that governs everyone behavior. आपके बिहेवियर को एक फ्रेम में रखने का काम करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आपका बिहेवियर किस तरह से है, आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं लड़ाकू टाइप के हो तो आप इससे थोड़े से बच के रह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से आपको थोड़ा डर लगना चाहिए कि भैया इससे करने से हमको, आप क्रिमिनल टाइप के हो, मतलब किसी का नेचर जिस भी तरह का हो वो थोड़ा सा सोचेगा जरूर, कानून के हाथ बड़े होते हैं, वो जरूर सोचेगा हमारे पास आ ही जाएंगे। हम लोग पुराने पिक्चरों में भी सुने हैं, है ना, और भी सुने होंगे एक डायलॉग, कानून अंधा होता है सबूत चाहिए। ये सब डॉक्ट्रिन्स है, मतलब इट प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। एक इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम को ये बचाता है। एंड through various mechanisms such as independent judiciary, separation of power and judiciary review, the judiciary has authority to interpret and apply the impartiality, ensuring that government actions are in accordance with the constitution. Government जो action भी लेगा ना वो constitution के हिसाब से लेगा, constitution से ऊपर जाकर वो नहीं ले सकता। गवर्नमेंट का जो एक्शन होता है, additionally the constitution provide for protection of fundamental rights which further reinforce the rules of law by guaranteeing individual liberties and freedoms. Overall, हम ये कह सकते हैं the doctrine of rules of law is essential for promoting fairness, accountability, justice within the Indian legal system. भारतीय कानून व्यवस्था में अगर ये डॉक्ट्रिन मतलब ये अप्लाई होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फेयरनेस के कारण होता है, किसी तरह का अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस और न्याय के लिए होता है। ठीक है ना, मतलब किसी के साथ आप अन्याय नहीं होने देना चाहते हो। अगर ये जस्टिस मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हट जाए ना, एक दो दिन के लिए हट जाए ना, तो कोई भी देश एक ही घंटा में बर्बाद हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर न रहे तो। क्योंकि आजकल के नेतागण, आजकल के जो पॉलिटिशियन है वो जानते ही हो कितने उतारू हैं किसी चीज को एक्ट करवाने में, तो उनको एक ही चीज से डर लगा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। हाल ही फिलहाल में आप लोग बांग्लादेश का वो कहानी सुने ही होंगे, वो दशा देखा ही होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो छात्र नेता या छात्र संगठन ने क्या हालत किया था बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, बांग्लादेश के संसद पे, आप कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी देश में एक लॉ होना बहुत ही जरूरी होता है, द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है, जो फेयर जस्टिस करता है, अकाउंटेबिलिटी करता है और लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हो गया डॉक्ट्रिन। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है मींस द कंट्री फॉलोज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, मतलब आप नागरिकता, किसी भी देश के नागरिक हो तो आप नागरिकता का पालन करोगे, आप रूल्स का फॉलो करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दिस मेक्स द गवर्नमेंट डजंट हैव टू मच पावर प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स। गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं है कि वो पीपल्स के राइट्स को रोक पाए। अगर आपका राइट्स है कि आप पढ़ाई करोगे तो गवर्नमेंट आपको नहीं बाउंड कर सकता है। अगर आपका राइट्स है कि आप रास्ता में जाम करोगे, रास्ता रोकोगे, कैंडल मार्च लेके निकलोगे, तो गवर्नमेंट का राइट्स नहीं है कि वो आपको रोक देगा। ठीक है, तो यहां का मतलब ये हो गया, दिस मेक्स श्योर गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू मच पावर टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, इट इंपॉर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी
फेयरनेस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, हर आंसर में ये डाल सकते हो, है ना। Nobody is above law. Government cannot stop the rights and power of the people, individuals. Important for democracy, fairness and individual freedoms. It's a sets up how government works and what it can do and what can't do. ये भी बताता है कि कोई साधारण आदमी को ही नहीं, गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Thus, overall constitutionalism help keep the government fair and responsible by giving everyone clear rules to follow. ये rules देता है, क्या rules है? Rules of law. This means everyone including the government. ये बार बार बोलना है आपको, गवर्नमेंट को लेकर must follow the law. सबको कानून का पालन करना है। No one is above the law. कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। And is applies equally to all citizens. और इंडिया के देश के सभी सिटीजन्स पे, ना कि कोई कास्ट बाउंडेशन है, ना कि कोई रेसिज्म बाउंडेशन है, ना ही कोई लैंग्वेज का बैरियर्स है, ना ही कोई अथॉरिटी का बैरियर्स है। ये नहीं कि वो आईपीएस है तो उसके लिए कानून अलग है, कानून सबके लिए वही है। वो क्राइम कर सकता है, वो पुलिस है तो वो ट्रैफिक रूल तोड़ सकता है, ठीक है ना, वो पुलिस वैन है तो वो ट्रैफिक रूल तोड़ सकता है, ऐसा तोड़ सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी बात अलग होता है, इमरजेंसी का बात अलग होता है। अब ये नहीं है कि चोर क्रॉस कर गया और वो बोलेगा भैया हम तो रूल नहीं तोड़ेंगे, वो आपका मतलब लाइट देखकर, रेड लाइट देखकर रुक गया तब तक चोर तो बाहर निकल जाएगा। इमरजेंसी का बात अलग होता है कहीं पे भी। तो इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। लिमिटेड गवर्नमेंट, देखिए लिमिटेड का मतलब होता है पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड। गवर्नमेंट का भी पावर कहीं ना कहीं खत्म होता है। ये नहीं है कि भाई वो गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिशियन है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है तो वो अनलिमिटेड पावर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, ऐसा नहीं है। हाँ अथॉरिटी है उसके पास, लेकिन ये नहीं है कि वो पावरफुल आदमी हो गया, थैनन्स हो गया है, सब कुछ त्राही त्राही कर देगा, ऐसा नहीं है। समझ आया बात? तो गवर्नमेंट का पावर क्या है? लिमिटेड है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब यहां पे डिफरेंट गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड ब्रांचेस, ईच अदर पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपका सेपरेट है। एक पुलिस वाला 24 घंटा पुलिस वाला नहीं हो सकता, जब वो ड्यूटी में नहीं रहता तो वो पावर से सेपरेट है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। चेक्स एंड बैलेंसेस, ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज सेम कंट्रोल ओवर द अदर ब्रांचेस and this ensure that no branch is abused to power at the or other branches can check the balances its actions. डिपार्टमेंट अलग अलग है, ब्रांचेस अलग अलग है, हर ब्रांच क्या होता है अलग सेट्स होता है, हर ब्रांच अलग अलग डिपेंडेबिलिटी होता है, हर ब्रांच इंडिपेंडेंट होता है अपने अपने से, लेकिन एक ब्रांच का काम दूसरा ब्रांच चेक कर सकता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स, ये सब क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फ्रीडम। आप बोलने का पूरा अधिकार रख सकते हो, आप अपने हिसाब से धर्म का पूरा अधिकार रख सकते हो, आप असेंबल कर सकते हो। दिस राइट्स कैन नॉट बी इजीली टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, ये राइट्स सरकार नहीं ले सकता आपसे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बट इट नॉट इजी। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है लेकिन ये इजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे बिल्स वगैरह पास करवाने होते हैं। एंड दीज आर स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर दैट मस्ट फॉलो द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग दैट चेंजेस आर मेड केयरफुली एंड थॉटफुली। अगर आप प्रूफ कर देते हो कि चेंजेस आप जो भी करा रहे हो उसके जरूर कोई उद्देश्य है, कोई उसका मतलब विचार है, तब वो चेंजेस जरूरी है। जैसे आप देख सकते थे पुराने जमाने में हम लोग सती प्रथा ये सब जो चीज था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में वो रेगुलर था। बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब आप विचार किया गया, इसीलिए इसमें अमेंडमेंट हुआ। पहले इसमें बहुत सारे जो जागरूक हमारे अग्रणी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने बहुत सारा अपना विचार रखा, और आज के टाइम में हम लोग ये सब चीज को अवॉइड करते हैं, ये होता ही नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। अब कोई ऐसा चीज है जो भूल से कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है, भूल से कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है, तो गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकता है। आप अभी अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे 3 तलाक वाला मामला
चेंजेस हुआ है। विचार आया गया, इसमें एक ही जन का नहीं हुआ, बहुत जन का विचार आया गया, तो इसमें विचार किया गया, इसमें बुद्धिजीवी अपना विचार रखे, हाँ ये चेंज होना चाहिए, तो इसका सपोर्ट मिला तो चेंज हुआ। तो चेंजेस होने चाहिए थे तो हुए। तो अमेंडमेंट आप करवा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिकल रिव्यू accounts, the counts have the power of reviews laws and government action to ensure they are in line with the constitutions. If they find something unconstitutional, they can declare it invalid. अगर किसी भी चीज में रिव्यू देखा जाता है कि आप अगर कोई कानून बनाए हो और बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं इसमें कुछ अनक्लियर है, कुछ इनवैलिड है, तो वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कुछ इलीगल है तो। और इसमें पॉपुलर सोवेरेनिटी, द अल्टीमेट authority lies with the people and they have power to elect their representative and hold the government accountable though elections and other democratic process. मतलब आप अपने नेता को अपने हिसाब से चुन सकते हो और इसके लिए आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस यूज कर सकते हो, इलेक्शन यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको चुनना हो तो वो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी चलता है, आपका अपना आजादी है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा ही होता है। समझ में आया? मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, सब कुछ पीपल के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर। 4 या 5 क्वेश्चन आपको शुरुआत का कराएंगे, बाकी आप सब रीड आउट कराइएगा, रीड आउट करके जाइएगा और आपको जो भी याद हो बता, उनको पास होना है, हमें जो भी याद है हम 2 क्वेश्चन में भर कर आएंगे, ठीक है? उसको जरूर स्कोप मिल जाएगा आपको मार्क्स देने का, सीधा सा बात बोल रहे हैं, ये हमेशा आपके काम आने वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, ज्ञान की बात है, तो आप अकाउंट्स का नहीं लेना चाहते हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है ना? लेकिन ये हर किसी को जरूरत है, कुछ राइट्स ये जान लेना कि अपना राइट्स क्या है, अपने प्रीमेबल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये जानना हर किसी को जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल हम साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, जिंदा सबको रहना है, जिंदगी सबको जीना है, तो ये सभी चीजें भी जरूरी हैं कि आप जान जाएं। हो सकता है इसके पीछे कोई सब्जेक्ट अभी तक नहीं था तो आप नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। आज ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़े नहीं है, अपने एजुकेशन लाइफ में हम लोग ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं इक्वालिटी है और बहुत सारी चीजें हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीक है, बहुत सारा चीज है। अभी सब वर्ड को आप अलग अलग से देखेंगे। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब क्या है? वेरी गुड, दिस मीन्स फेयरनेस फॉर एवरीवन, फेयरनेस फॉर एवरीवन, इंसाफ बोल तो नहीं सकते हैं, फेयरनेस टू एवरीवन बोल सकते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके जाति के हिसाब से, उसके लैंग्वेज के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से, उसके किसी भी तरह के चीजों से इक्वल है। अगर वो एक जीवन है और वो एक इंसान है तो उसके साथ इक्वालिटी है, चाहे कोई भी हो। आजकल तो पिक्चरों में जानवरों के ऊपर भी मारने पे बंदिश है, अगर उसमें कुछ आ जाता है तो वो आपको पहले डिटेल में दिखा देगा कि यहाँ पे कोई भी जानवर किल्ड नहीं किए गए हैं, जो तो सेंसर बोर्ड उनके पीछे पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या हुआ, अलग बात है कि हमको दिखाया जाता है। तो जस्टिस क्या है? दिस मीन्स फेयरनेस फॉर एवरीवन, इट इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली एंड हैव एक्सेस टू सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। In Indian justice includes social, economic, political justice, meaning that everyone should have a fair chance of a good life regardless to their backgrounds or circumstances. उनका backgrounds क्या है, circumstances क्या है, हर किसी को एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है। This is called justice. Liberty मतलब क्या है? Liberty आजादी, आजादी मतलब, आजादी मतलब इंडिपेंडेंट, अरे ये तो दूसरा चीज हो गया। लिबर्टी मतलब आपको एक दायरे में रहकर, लिबर्टी का मतलब आप कभी भी, क्या आप रात को 12 बजे घर से नहीं निकल सकते हो? निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते हो? निकल सकते हो। लिबर्टी का मतलब कोई भी चीज करने में हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, किंग जॉन्ग नहीं खड़ा हो हर चीज में, बाल छोटे छोटे रखने हैं, है ना, इतना स्कूल तक पढ़ाई आपको ऐसा करना है, वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है।
रख दिया गया, जबरदस्ती रख दिया गया। लिबर्टी नाम का कोई चीज नहीं है लोगों में, लेकिन यहां पर लिबर्टी नाम का चीज है। आप चाहे किसी भी कौम से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी लैंग्वेज से हो, आप अपना बात रख सकते हो। हमारे देश में आप अपना बात रख सकते हो, ये बनाया गया है। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, फॉलोज वन बिलीव्स एंड लिव विदाउट अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहां तक कि आप किसी धर्म का पालन नहीं करना चाहते हो, आप नास्तिक भी रह सकते हो। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, है कि नहीं? फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर्स इन इंडिया, लिबर्टी इंश्योर्स इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू स्पीक, वर्शिप, लिव एज दे चूज। पूजा भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दे चूज एज लॉन्ग एज इट डजंट हार्म अदर्स टू ब्रेक द लॉ। ये लॉ लिखा गया, ये ला है, हाँ, ला, LAW, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी समानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ठीक है ना। ऐसा कोई भी लैंग्वेज बैरियर्स, ऐसा कोई भी कास्ट बैरियर्स, ऐसा कोई भी सब कुछ, या फिर ये इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड गिविंग देम टू सेम अपॉर्चुनिटीज। इन इंडिया इक्वालिटी इंश्योर दैट नो वन इज discriminated against the based on factors like religion, caste, gender and race. It promotes equal rights and opportunities to all citizens regardless of their differences. उनके differences के बावजूद भी सब equal रहें। एक ट्रेन है जहां पे लोग सवारी करते हैं, तो वहां पे कास्ट देखकर सवारी नहीं करते, वहां पे सभी कास्ट के लोग आके सवारी करते हैं। एक एरोप्लेन है या फिर रोडवेज है, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ, सब लोग मिलके जा रहे हैं, इक्वालिटी है। तो पब्लिक एसेट सबके लिए है, किसी एक विशेष जातिगण के लिए नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या हुआ भाई? भाईचारा। क्या है? भाईचारा रहना चाहिए, ब्रदरहुड रहना चाहिए, आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने चाहिए। आपका हो सकता है कि आपका कोई भी मतलब जात हो, कोई भी धर्म हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक देश में रह रहे हो तो हम लोग एक देश के नागरिक हैं, हम लोग सब इंडियन हैं। तो मतलब ये हो गया डिग्निटी, फॉस्टरिंग हार्मोनी एंड पीस इन सोसाइटी, जिससे समाज में समन्वय बसा रहे, समाज में शांति रहे, समाज में सब कुछ रहे। वेरी गुड, अच्छा हुआ ये पढ़ाने का मौका मिला मेरे को। नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशंस, क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस? Constitution of India is the supreme law of country laying down the framework of governance and outlining the rights and duties of citizens. It was adopted on January 26, 1950 and it is the longest written constitution in the world. ये भी जानकर खुशी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सैलिएंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सैलिएंट फीचर्स of Indian Constitution. Preamble. Constitution begin with the preamble that outlines है, मतलब एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है ये? कोई इंटरनल भावना नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? ये एक आउटलाइंस है। आपका स्कूल बोलता है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, वो एक आउटलाइन डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन भी आपका इनबिल्ड नहीं होता, वो आउटलाइन होता है, आपको आदत दिलाना पड़ता है। तो प्रीमेबल्स का मतलब क्या हो गया? आउटलाइंस है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव एंड गाइडेंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया फॉलोज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आज स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए स्टेट पे सेंट्रल का कंट्रोल है। कभी भी स्टेट अपने मन से सब कुछ किया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन हो सकता है, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर भी है। और ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि वो बड़ा है, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जा सकता है, उसके ऊपर भी रोकथाम किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट से। दोनों अपने जगह पे स्ट्रांग है, लेकिन ये बोला जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज हैवियर होगा स्टेट गवर्नमेंट पे।
अगर वो चाहे किसी चीज के लिए तो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स है दिस राइट्स इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्टिविटी एक्शंस ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द कॉन्स्टिट्यूशन includes direction participles principles which provides guidelines for the government to promote social justice, economic welfare and equality while not legally enforceable. They serve as a moral imperative for governments. आओ बैठो। अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अपने देश में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और रेस्पॉन्सिबल ऑफ द पार्लियामेंट है प्राइम मिनिस्टर। एंड द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, एक है लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और एक है राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। लोकसभा जो इलेक्शन में अपने प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो कौन सा इलेक्शन है? लोकसभा की विधानसभा? लोकसभा। और जो इलेक्शन में अपने चीफ मिनिस्टर चुनी जाती है वो कौन सा इलेक्शन है? विधानसभा, है ना? राज्यसभा। समझ आया? तो 2026 में होने वाला है इलेक्शन। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर आर डिवाइडेड अमंग द legislature, executive, judiciary and prevent the concentration of power in one authority. Each branch acts as a check of power of other branches. वही फिलहाल जो पीछे हम लोग पढ़े थे वही चीज है। हर ब्रांच दूसरे ब्रांच का पावर को चेक कर सकता है। बात नहीं पता है, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन हम क्या करें, हमको भी पता है। एग्जाम तो देना ही है ना, कुछ पॉइंट पढ़ो, 4-5 तो क्वेश्चन पढ़ो और काम खत्म करो। इतना ज्यादा चाप लेने का नहीं है। 2-4 क्वेश्चन याद होगा ना तो ये गारंटेड है कि आप फेल नहीं होगे, ये पक्का है। आप कुछ ना कुछ जरूर भर के आओगे। 4-5 क्वेश्चन याद करिए शुरुआत का, ठीक है? और जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप वो सबसे माथापच्ची नहीं, फोड़ फाड़ के चारों क्वेश्चन को मिला के मिक्स करके लिख देना। थोड़ा सा भाषा आपका होना चाहिए कि वो आप याद करके आए थे, भैया क्वेश्चन नहीं मिला, टीचर उसे छोड़ सकता है। सीधा बात है ना, ज्यादा चाप नहीं लेने का, थोड़ा सा पढ़ने का है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड legislative branches, ensure the impartiality and fairness in legal matters and the Supreme Court is highest judicial authority in the country. इसमें यही बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। आपको मतलब किसी भी तरह का न्याय, किसी भी तरह का मतलब सजा किसी को सुनाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट है। अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर्स, वही चीज वापस देखो, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। अमेंडमेंट मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकता है बशर्ते वो सबके द्वारा मान्य हो, ठीक है? इट इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, और ये थोड़ा विचारधीन हो, मतलब विचारहीन ना हो, विचारधीन हो कि हाँ भैया ये पुराना सिस्टम है, ये सिस्टम अब जरूरी नहीं है, तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे बीच बीच में हम लोग आरक्षण के ऊपर बात उठाते हैं और इसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, नहीं होने वाला है। लगभग लग रहा है अभी फिलहाल सिचुएशन में नहीं होने वाला है। तो ये सब जो चीजें हैं, हाँ हट कैसे सकता है भाई? हटाने, वही तो बता रहे हैं कि जो आरक्षण के ऊपर है उसी को तो रिजर्वेशन कह रहे हैं। तो रिजर्वेशन में भी हम लोग अमेंडमेंट चाह रहे थे लेकिन अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत जन चाह रहे हैं, बहुत जन आवाज उठाते हैं। चलिए, सिंगल सिटीजनशिप, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हमको बदलाव आना चाहिए था। जैसे आपको पता है अमेंडमेंट है 370 हटाने का बात था, 370 सबके विचार में लाया गया कि नहीं भैया अब ये कोई काम का नहीं है, जिस समय था उस समय था, अब इसको हटाया गया तो देखो उसमें हटाया गया। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसमें सबके विचार एक मत हो जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के लोग जो इसमें इलेक्शन में वोट ज्यादा पड़ जाता है। सिंगल सिटीजनशिप, unlike some federal countries, India has single citizenship, which means every citizen is subject to the same sets of rights and duties of the country. एक फैमिली का सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। कोई एक सिंगल मेंबर भी वो सिटीजन है इंडिया का।
एंड सेक्युलरिज्म, प्रेमेबल ये भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स सेक्युलरिज्म इंश्योरिंग द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजियन। कोई भी देश का स्टेट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता, एंड प्रोवाइड्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजियंस एट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियन फ्रीडम्स एट प्रॉफिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियन। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गए क्या आपके। क्वेश्चन नंबर 4 था वो ये क्या था, फीचर था ना। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स एंड जस्टिस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से जस्टिस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ जस्टिस। सोशल जस्टिस, इसमें क्या होता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब हो गया कि भाई ये नहीं है कि जो अमीर है सारा चीज खरीदने का अधिकार उसी का है, गरीब के पास पैसे आ जाते हैं तो वो भी खरीद सकता कुछ भी। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो भी मार्केट वैल्यू के पैसे रखते हैं कोई भी चीज हो तो सबको पैसा, सबको सामान लिया जा सकता है, सबको ही खरीद सकते हैं कोई भी वेल्थ को। ऐसा नहीं है कि कोई सोना खरीदने गया और उसके पास 80,000 रुपया बट उसका पॉवर्टी लाइन के बिलो है तो वो सोना नहीं खरीद सकता। सोशल वेलफेयर है। अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस, नौकरी का अधिकार सबको है, इसमें भी किसी कास्ट को, किसी रिलीजियन को, किसी भी चीजों को इसमें बीच में नहीं आना है। एंड प्रिविलेजेस विद सोसाइटी, इट एम्स टू अपलिफ्ट marginalized and disadvantaged groups such as the poor, women, scheduled caste and tribes, and the constitution mandates affirmative actions measures such as reservation in education, employment and address historical inequalities and promotes the social inclusion। मतलब ये हो गया सोशल जस्टिस का बात। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस कंसर्न्स इंश्योरिंग इक्विटेबल अक्रॉस द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑल सिटीजन। सबको इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी सच एज फूड, क्लोथ और शेल्टर। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें किसी के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है कि कोई जाए कोई नहीं जाए, उसका अलग मैटर है। लेकिन फूड, क्लोथ, शेल्टर ये सबका व्यवस्था, हेल्थ केयर सबका व्यवस्था सबके लिए है। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए सबको। इसीलिए फ्रेश एयर भी एक मुद्दा बनता है जो दिल्ली में है, बहुत ही जहरीला, वो भी इकोनॉमिक जस्टिस या सोशल जस्टिस को नहीं पा रहा है, लोग उसको नहीं पा रहे, तो लोग फॉरेन जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर थोड़े से भी अमीर हो जा रहे हैं तो, थोड़े से नहीं मतलब थोड़ा चाहिए भाई, पैसा चाहिए इसके लिए, 75-80 करोड़ चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस, हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस फोकसेस ऑन इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। इट इंटेल्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री इलेक्शन होना चाहिए, धांधली नहीं होना चाहिए इलेक्शन वगैरह पे। पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजीज अलाउिंग ऑल सिटीजन्स अबव द सर्टेन एज ऑफ वोट्स कंटेस्ट इलेक्शन। सब कोई को वोट देने का अधिकार है, इसीलिए आपको जब इलेक्शन आता है, अब अबव 18 के लगभग सभी हो ना, है ना, दुबे अभी नहीं हुआ, खाली नहीं है, अब 20 साल हो गया। It also establishes democratic institutions and principle of safeguard political rights and freedom। समझ आया पॉलिटिकल। लीगल जस्टिस, लीगल जस्टिस मतलब refers to fair and impartial administration of laws and protections of individual rights। It encompasses principles such as rules of law, equality before the law, access justice for all, and constitution establishes an independent judiciary interpret uphold law ensuring that justice is dispendent without fear of favor। मतलब किसी भी तरह से फेवर नहीं करना चाहिए किसी का भी, यहां पर लीगल जस्टिस होना चाहिए, हर किसी के साथ समान न्याय होना चाहिए, ऐसा है, लिखा हुआ है, होता नहीं है, ये हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, और जरूरी नहीं है पिक्चरों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, आसपास में भी देते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, फॉलो करता है। ऐसा नहीं है तुम बोल सकते हो फॉलो कोई करता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो अलग मैटर है, फॉलो करता है, बट ये है कि पावर कहीं ना कहीं आ जाता है भाई, वो भी अगर किसी के ऊपर भी किसी का पावर हो तो उसके ऊपर घसीट सकता है, ठीक है ना। फॉलो तो करता है, लोग फॉलो नहीं करता तो आरजी का घटना इतना थोड़ी फैलता, फॉलो तो हुआ तभी ना।
आज कुछ ना किसी को जो मिला है, कल्प्रिट तो हुआ कोई ना कोई जो आ रहा है सामने। अब अंदर का क्या है, जांच पड़ताल क्या है, वो अलग मैटर है। जो हमारे सामने आ रहा है वो हम सब देख पा रहे हैं। फॉलो तो होता है, नहीं तो डर रहता ही नहीं किसी के अंदर में कुछ भी, और वो अपने पावर के हिसाब से कुछ भी किया करता। हालांकि उनके पास पावर किसी के पास होता है तो वो पावर का कुछ डिसयूज करते हैं, लेकिन डर तो सबके अंदर है कि ऐसा हो सकता है। तो यही डर का जरूरत है, डरना जरूरी है, और यही डर कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। तो आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आपको बता दें यहां पर जो सबसे है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आप देख रहे हो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी होना चाहिए, इंस्टिलिंग मोरल वैल्यूज होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो समझते हो ना तुम लोग? नहीं समझते हो ना? हमको जितने भी चीजों का यूज जो हम कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, जो हमारे सक्सेसर्स हैं उनको बेनिफिट को देखते हुए, ये नहीं कि सब पानी हम ही लोग हटक जाए और उनके लिए बचे ही नहीं, ठीक है ना? वो सब चीजें हैं। पंद्रह क्वेश्चन है इसमें। हाँ ये जरूर करके जाइएगा। ये 6 फंडामेंटल राइट्स आप जरूर करके जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, आई हाँ वो पता है, मैंने नोटिस किया था। वो नाइट्स नहीं है, वो राइट्स। अरे भाई थोड़ा बहुत बीच बीच में हंस लो, है ना? ये सब राइट्स आप पढ़ के आइएगा। जितने भी आर्टिकल्स है देखिए 1914 ये आर्टिकल्स है, कोई भी आर्टिकल्स इसमें डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। ये देख रहे हो ना, सब राइट्स है। डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर आर्टिकल 51A। बहुत सारे कॉलेजेस में लास्ट ईयर आ चुका है, हो सकता है ये रिपीट भी हो। ये 51A जो है वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप का है, इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं पेपर सीयू बनाएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी। 3 पेपर बनेगा, मॉर्निंग शिफ्ट अलग, डे शिफ्ट अलग, इवनिंग शिफ्ट अलग। ये देखिए शॉर्ट नोट्स आया था, ये आया था लास्ट टाइम। इसमें से 2 या 3 हेडिंग है, बढ़िया बढ़िया से इसको पढ़ के जाइएगा। ये वाला शॉर्ट नोट जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ना नहीं है। 9-11 लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इस बार हर लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब यही बात है। लिमिटेशंस क्या है, उसके लोग फायदा क्या उठाते हैं, ये लिमिटेशंस के ये हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। कानून में लिखा हुआ है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज का गलत फायदा भी उठाते हैं। क्लैश विद द इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट से क्लैश होता है। पॉलिटिकल मिसयूज होता है, अभी जो तुम बोले वही होता है। पॉलिटिकल मिसयूज होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज है ये लिमिटेशन जरूर से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 9 11 13 ये ग्रुप बी के लिए मैं बता रहा हूं। ग्रुप बी में आपके एक क्वेश्चन करने होंगे जिसमें 9 11 13 करके जाओगे, सब लोग जाओगे। एक मॉर्निंग में आएगा, एक डे में आएगा, एक इसमें आएगा। किसमें क्या आएगा पता नहीं मेरे को, तीनों करके जाओगे। हाँ हो जाएगा। अरे भाई इसके बाद आपको जो भी है आप एक बार रीड आउट करके जाइएगा। जब तक आप बस में बैठोगे रीड आउट करते चले जाइएगा। और एक बात ध्यान से रखिएगा, लिख कर जरूर आना है पेपर में, ताकि हमको आंसर देने का जगह छोड़ के आना है प्रोफेसर के पास, ठीक है? लिख के जरूर आना है। और कौन सी भाषा में? 2-4 क्वेश्चन आप याद किए बिना गए तो बच्चा फेल हो गए। याद करके बिना मत जाना, ये नहीं कि हम छाप लेंगे वो लेंगे। 2-4 क्वेश्चन कैसे भी करके याद करके जाइए। अगर ये आप 2 घंटा बैठकर पढ़ लिए ना, 4-5 क्वेश्चन हम बता रहे जो शुरुआत का है, और 9 2 11 जो यहाँ पे बोले, नहीं क्या बोले, 9 11 13 क्वेश्चन नंबर 9 2 11। अरे 2 बार आ रहा है, मतलब ग्रुप ए के लिए फिक्स हो गया। 4 क्वेश्चन तुमको बता ही देते हैं। 9 2 11 13 4 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। 9 2 11 13 4 क्वेश्चन पढ़ के जाइए। आपको 1-2 क्वेश्चन
एक दो ही तो चाहिए ना, अपने को दो ही करने हैं ना। 25 मार्क्स का मत देखो, 400 वर्ड्स मत देखो, 2-1.5 पेज लिख देंगे ऐसा कॉन्फिडेंट लेकर जाओ, वर्ड्स मत गिनो, ठीक है ना। ना कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का मार्क्स का आपको कोई इफेक्ट मिलेगा रिजल्ट्स में, जस्ट इसमें पास होना जरूरी है। आपके ऑनर्स के परसेंटेज को ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप दोनों क्वेश्चन में ये है कि आप अगर क्वेश्चन जाना पहचाना सा मिल गया तो लिख के जरूर आना, तो आप करने का तो सोचना ही है ना। मिल गया तो लिख के जरूर आना सारा का सारा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी लिख कर जरूर आना, है ना। अब कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के लर्न करने होंगे, आपको कानूनी भाषा आ जाएगा और कानूनी भाषा में आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। थैंक यू, आज का क्लास यही था।